दिलजीत पाजी ने ये बात बड़े पते की है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ एक बार जो चीज इंटरनेट पर आ जाए वो डिलीट नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है पाजी, और यही बात इतिहास के साथ भी लागू होती है। एक बार जो लिखा जा चुका है उसे मिटाना मुश्किल है, चाहे आप उसे कितनी भी फिल्मों, किताबों या सीरीज के जरिए रीफ्रेम करने की कोशिश करो। और यही काम दिलजीत पाजी की फिल्म सतलुज ने किया है। आखिर कब तक खालिस्तानी रैडिकल हरकतों को वाइट वॉश किया जाएगा? कब तक 1980s और 90s के पंजाब की क्रूरता के लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को अनदेखा किया जाएगा? और कब तक लिबरल इकोसिस्टम का एक वर्ग इसे संघी कल्चर के नाम पर सपोर्ट करता रहेगा? दोस्तों, असल में दिलजीत दोसांझ स्टारर सतलुज जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर बेस्ड है। एक बैंक मैनेजर जो 1990s के पंजाब में अलेजेड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और सीक्रेट क्रिमेशंस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिल्म का 2022 से सीबीएफसी के साथ टकराव चल रहा था। 120 प्लस कट्स की डिमांड, टाइटल चेंजेस हुए, पहले घल्लूगारा, फिर पंजाब 95 और इनडेफिनेट डीले। 3 जुलाई 2026 को ये बिना किसी कट के Z5 पर आ गई, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई को इंडिया में इसे OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। देखिए, इस बैक एंड फोर्थ से एक बात साफ है, कंटेंट खुद बहुत कंटेंशियस है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि फिल्म बैन होनी चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि जो दिखाया गया वो पूरा सच है या आधा सच। और क्यों लिबरल गैंग, द कश्मीर फाइल्स और धुरंधर जैसी फिल्मों को तो प्रोपेगेंडा कहता है, लेकिन सतलुज के डाउन होने पर इतना हंगामा करता है? चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड अक्यूज राना अयूब हो, टीएमसी नेता साकेत गोखले हो या राइटर दरब फारूकी, सोशल मीडिया पर हर कोई इस फिल्म के OTT से हटाए जाने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। वही फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला एंगल, लेकिन ये लोग ऐसा करके खुद अपने ही एजेंडा में उलझ रहे हैं। क्योंकि अगर वाकई इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच की चिंता है तो क्यों इस बात पर सवाल नहीं उठाए जा रहे कि कांग्रेस पार्टी जो 1980s और 90s में पंजाब में सत्ता में थी, उन्होंने कैसे अपने शासनकाल में ऐसी क्रूरता और हिंसा होने दी? देखिए, फिल्म का सेटअप उस दौरान का है जब इंदिरा गांधी ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया था। पंजाब में एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान स्टेट की डिमांड उठने लगी थी। इंदिरा गांधी का उसके बाद असैसिनेशन हो जाता है और फिर होता है 84 के एंटी सिख राइट्स। पंजाब की हिस्ट्री का वो काला पन्ना जिसमें कांग्रेस ने एक एक सिख को चिन्हित करके मौत के घाट उतारा था। तब पंजाब की पुलिस ने भी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन चलाया था। अब इसी पर आधारित फिल्म सतलुज पंजाब के टेररिज्म के दौरान मिसिंग यूथ्स के मामले को दिखाती है और पंजाब पुलिस को इसका मेजर परपेट्रेटर बताती है। पर देखिए, ये एक तरफा नैरेटिव है जो सॉफ्ट प्रोपेगेंडा की तरह काम करता है, और ये आप लोग तब समझेंगे जब मैं आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज़ें सुनाऊंगी। जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि जसवंत सिंह खालरा कनाडा जाते हैं, जहां वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन उन्हें इनवाइट करती है ताकि पंजाब में सिख्स के खिलाफ क्राइम्स को हाईलाइट करे। कैनेडियन गवर्नमेंट भी देखिए उनके ह्यूमन राइट्स क्रूसेड को सपोर्ट करती दिखाई देती है। बाकी ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कनाडा ने कैसे अपने देश में इतने सालों तक खालिस्तानी एलिमेंट्स को पनाह दी है। इसके अलावा WSO के सेमिनार में जसवंत की पंजाबी स्पीच का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी एक हिजाब पहनी मुस्लिम महिला करती दिखती है। साथ ही एमनेस्टी इंटरनेशनल को फिल्म में कई जगह मेजर ह्यूमन राइट्स प्लेटफॉर्म के रूप में दिखाया गया है जो इंडिया के वायलेशंस को हाईलाइट करती है। अब देखिए, आपको याद होगा ये वही एमनेस्टी है जो कश्मीर, CA, एंटी टेरर लॉज और कई और मुद्दों पर इंडिया के खिलाफ कंसिस्टेंटली वन साइडेड रिपोर्टिंग करती रही है। अगर इसके स्टैट्स फिल्म में फैक्ट्स के रूप में यूज हो रहे हैं तो नैरेटिव किस तरफ अलाइंड है आप खुद समझ सकते हो। सोचिए, फिल्म में कांग्रेस पार्टी का नाम मेंशन या रेफरेंस कहीं भी नहीं है, जो पंजाब में 20 साल के टेररिज्म वेव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थी। पंजाब पुलिस को एक कार्टेल की तरह दिखाया गया है जहां सिख पुलिस ऑफिसर्स इनोसेंट सिख्स को मार रहे हैं। ये वही नैरेटिव है जो UK, US और कनाडा में बैठे खालिस्तानी लोग पंजाब के यूथ्स को इंस्टिगेट करने के लिए यूज करते हैं। मूवी हेविली जसवंत सिंह खालरा की अलेजेड लाल डायरी पर डिपेंड करती है जिसमें मास किलिंग्स का जिक्र है, लेकिन ये डायरी कभी पब्लिकली प्रोड्यूस नहीं हुई और ना ही इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड हुई। क्लेम सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के पार्शियल क्रिमेशन लॉक्स पर ही बेस्ड है।
फिल्म अज्यूम करती है कि सारे अनआइडेंटिफाइड अनक्लेम्ड बॉडीज इनोसेंट 6 की थी, बट ये बहुत बड़ी गलतफहमी है क्योंकि इंसर्जेंसी के केओस में बॉडीज अक्सर डैमेज्ड होती थी, मिलिटेंट्स फेक आईडीज यूज करते थे और बहुत से लोग मिलिटेंट्स भी हो सकते थे। फिल्म 25,000 डिसअपियरेंसेस और क्रिमेशंस का ड्रामेटिक फिगर पुश करती है, लेकिन वेरीफाइड रिकॉर्ड्स जैसे अमृतसर में सिर्फ 2097 केसेस स्टेट वाइड एक्सट्रापोलेशन को सपोर्ट नहीं करते। बहुत से केसेस डॉक्यूमेंटेड मिलिटेंट एनकाउंटर्स से लिंक्ड थे। पुलिस ने कई केसेस पाए जहां लोग असल में कनाडा यूके भाग गए थे, लेकिन परिवार कंपनसेशन के लिए डिसअपियर्ड क्लेम करता था। पर फिल्म इस एंगल को कंप्लीटली इग्नोर करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फिल्म खालिस्तानी मिलिटेंट्स के टेरर को पूरी तरह इरेज कर देती है। इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स, हिंदूज का एग्जोडस, 1700 प्लस पंजाब पुलिस ऑफिसर्स की हत्या, हजारों सिविलियंस की मौत, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस के असैसिनेशंस जैसे संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, डीआईजी अटवाल और सीएम बेअंत सिंह को इग्नोर या ग्लोरीफाई कर दिया गया है। जैसे आप देखिए सीएम बेअंत सिंह के असैसिनेशन को कैसे एक सिख कॉज की एक्ट के साथ पिक्चराइज किया है, जबकि उनका असैसिनेशन एक कावर्डली एक्ट था और इसके पीछे बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशन का हाथ बताया जाता है। ये एक कांग्रेस नेता भी थे, उसके बावजूद उन्हीं का इकोसिस्टम आज उन्हें सपोर्ट करने के बजाय उल्टा सरकार पर सवाल जवाब कर रहा है। बाकी फिल्म में अनक्लेम्ड बॉडीज को ऑटोमेटिकली फेक इनकाउंटर्स बता दिया गया। इंट्रा सिख वायलेंस, मिलिटेंट्स द्वारा मॉडरेट और राइवल्स की हत्या, सबको मिस कर दिया। खार्रा के अकाली दल ह्यूमन राइट्स विंग से लिंक्स को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। फिल्म सिर्फ विक्टिम्स वर्सेस इविल स्टेट नैरेटिव में बात को सीमित कर देती है। सवाल यह है कि क्या खालरा ने हिंदूज के किलिंग्स पर कभी सवाल उठाई? ये तो ऐसा लग रहा है मानो इमोशनल सीन्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को प्रोपेगेंडा में बदल देती हैं। सिर्फ एक तरफ की विक्टिमहुड दिखाना ठीक नहीं है। ये है हमारे बॉलीवुड का तरीका, इंडिया में रहकर इंडिया में पैसे कमाकर सॉफ्ट एजेंडा पुश करना। ये कल्चरल ब्रेन वॉशिंग है जो कोल्ड वॉर के जमाने से चला आ रहा है। देखिए, मैं किसी इनोसेंट सिटीजन के अगेंस्ट एट्रोसिटीज को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो चीज़ खालिस्तान प्रोपेगेंडा ब्रिगेड के लिए इतनी इंडियरिंग है, उसे सिनेमैटिक क्रिएटिविटी के नाम पर रिवाइव करना प्योर प्रॉक्सी थिएट्रिक्स है। अगर ये मूवी सच्ची होती तो इसमें खालिस्तानी टेररिस्ट के रोल भी दिखाई जाते। कैसे उन्होंने आईएसआई और पाकिस्तान के लिए पंजाबी यूथ्स को मिसलीड किया, कैसे हिंदुओं को बसों में निकाल कर सेग्रीगेट कर शूट कर दिया गया, कैसे कई हिंदू को आतंकवादियों के डर से पंजाब से पलायन करना पड़ा। फिल्म का सबसे दुखद पहलू ये भी रहा है कि उस समय के पंजाब के डीजीपी केपीएस गिल, जिन्हें फिल्म में बिट्टा कहा गया, को बहुत पुअर लाइट में दिखाया गया। केपीएस गिल, जिनके पंजाब में आतंकवाद मिटाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनको गलत ढंग से दिखाया गया है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, ये वो समय था जब लोग कहा करते थे पंजाब में आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। उस समय ये केपीएस गिल के पंजाब पुलिस थी जो अपने जान जोखिम में डालकर गन्ने के खेतों में घुसकर आतंकवादियों का मुकाबला करती थी। इसी तरह तरन तारण के उस समय के एसएसपी अजीत सिंह संधू, जिनका फिल्म में नाम सुरजीत सिंह सुक्का बताया गया, को एक जालिम पुलिसकर्मी डिपिक्ट किया गया। फिल्म में एक बार नहीं बल्कि कई बार ये कोशिश की गई कि तरन तारण एसएसपी को हैवान दिखाया जाए। मज़े की बात यह है कि इस पूरे फिल्म में कांग्रेस पार्टी का जिक्र भी नहीं किया गया कि कैसे ये सब उनकी सत्ता में उनके नाक के नीचे होता रहा, लेकिन उन्होंने इन सब सो कॉल्ड एट्रोसिटीज़ को अनदेखा किया। तो याद रखिए कि एक तरफा नैरेटिव दिखाना कोई मूवी नहीं होती, ये एजेंडा होता है। और लिबरल इकोसिस्टम का इस पर आउटरीच करना उनका एक कम्युनिटी की तरफ सिंपैथी नहीं है, बल्कि उनके अपने निजी प्रोपेगेंडा की पूर्ति करता है। बाकी पंजाब इलेक्शन से कुछ समय पहले इस फिल्म का रिलीज और इस इकोसिस्टम का उस पर आउटरीच इनके सेलेक्टिव टाइमिंग पर भी इशारा करता है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।